हेलो दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी टी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाली किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा है परस्पर 90 डिग्री के कोण पर झुकी हैं, तो कोण POA निकालें। देखिए इस तरह से है, यहाँ पे है P, यहाँ पे है A, यहाँ पे है B और सेंटर है यहाँ पे देखिए O। ठीक है, अब देखिए इसको यदि आप ऐसे मिला देते हैं तो ये जो है कोण कोण जो है PAPB कितना है 80, तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 40। ठीक है, कितना हो जाएगा 40। और त्रिज्या स्पर्श रेखा पर तो लंब होती हैं, तो ये कोण कितना होगा, ये 40 ये 90, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको कोण जो है देखिए 40 90, 40 और 90, 40 और 90, तो 0 9 4 कितना हो जाएगा 13, यानी ये हो जाएगा आपको कोण जो है POA, कोण जो है POA कितना हो जाएगा 50 डिग्री। कितना होगा 50 डिग्री। देखिए कोण POA जो होगा ये हो जाएगा 180, 180 माइनस 90, 180 माइनस 90 प्लस 180 माइनस 90 प्लस 40 घटाइएगा तो आ जाएगा कितना 50 डिग्री। यानी राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। 32 नंबर देखिए, कहता दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात इतना है, यदि प्रत्येक महीने इतना रुपया बचत करता है। तो देखिए यहाँ पे आय दे दिया गया है ए और बी का, इनकम कितना है तो 9:7 है। ठीक, और एक्सपेंडिचर खर्च का रेशियो है 4:3 और कहता है प्रत्येक महीने इतना बचाता है। तो इन दोनों में अंतर देखिए, 9 में से 4 गया 5 और 7 में से 3 गया 4। तो सबसे पहले अंतर समान कीजिए, 9 में से 7 गया 2 का अंतर है, इसमें 1 का अंतर है, इसको 1 से गुना कर दीजिए और इसको 2 से गुना कर दीजिए। तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, इसको 1 से गुना कीजिएगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 9 में से 8 गया 1 और 7 में 6 गया 1। तो देखिए 1 यूनिट का मान अंतर कितना है 1, तो 1 यूनिट का मान है 2000, 1 यूनिट का मान 2000। तो उनकी मासिक आय तो 9 यूनिट का मान कितना होगा 18,000। ठीक है, तो 9 यूनिट का मान कितना होगा 18,000 और 7 यूनिट का मान 14,000। तो यहाँ से हमको कहता है तो उनकी मासिक आय बताएं, यानी टोटल बताना है। तो 9 और 7 कितना होगा 16। ठीक है, 9 7 16, तो 16 यूनिट का मान निकाल लीजिए, 16 दूनी 32,000 रुपये। यानी राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। कहता है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग इतना है। ठीक है, तथा छठे और 10वें पदों का योग इतना है। तो कहता है 12वें और 16वें पदों का योग ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखें तो चौथे, तो किसी एपी के चौथे और 8वें पद, यानी चौथा यानी A+3D, ठीक, और 8वें यानी A+70, इसका जोड़ कितना है 24, यानी ये हो जाएगा 2A+10D बराबर 24। ठीक है, 2A प्लस इस यहाँ से 2 कॉमन कीजिएगा तो 2 + 5D बराबर कितना 12 हो जाएगा। A + 5D बराबर कितना हो जाएगा A + 5D बराबर 12, समीकरण 1। इसी प्रकार देखिए छठा यानी A + 5D, छठे और 10वां पद यानी A+90, इसका योग जो है 44 है। ठीक, कितना है 44, तो यहाँ होगा 2A + 14D बराबर 44, 2 कॉमन कीजिए तो A + 7D बराबर 22, A + 7D बराबर 22, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कीजिए, यहाँ से A का मान निकल जाएगा कितना 5, A का मान निकल जाएगा 5 और D का मान निकाल लीजिए, A का मान 5, D का मान 5, सॉरी D का मान 5 निकल जाएगा और A का मान जो निकल जाएगा -13 निकलेगा। ठीक है, D का मान 5 निकल जाएगा, A का मान -13, ये A का मान है, A का मान तो निकालना है 12वां और 16वें पदों का योग। तो देखिए 12वें और 16वें पदों का योग यानी A + 11D और A + 15D, यानी ये हो जाएगा 2A +
2a प्लस 26, 2a प्लस 2a, तो देखिए ये हो जाएगा a 2 है, 5 1 26t। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, a प्लस में 26, a प्लस, अब a का मान निकाल, a का मान कितना आया था, -13। ठीक है, -13, a का मान -13, यहाँ से 2 कॉमन कीजिएगा तो a प्लस कितना होगा, a प्लस 13d, तो a 2 इंटू a का मान -13 प्लस 13 और d का मान कितना आया था 5। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा 104, ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पे कहा था ए बी सी और क्यू आर पी ये समरूप। ठीक है, और ए बी सी और पी क्यू आर का क्षेत्रफल दे दिया गया है, ए बी इतना है तो बी सी का रहा है इतना है, ए बी इतना बी सी इतना, तो पी आर कितना होगा, तो क्षेत्रफल कितना है 9/4 बराबर। तो सबसे पहले देखिए इसमें जो है आपको निकालना है पी और आर, तो यहाँ से बी सी का मान कितना है, तो यहाँ पे देखिए आर पी यानी सेकेंड लास्ट, तो इसमें सेकेंड लास्ट बी सी है, तो क्या होगा बी सी बट्टा में पी आर या आर पी। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। ठीक, क्षेत्रफल इस भुजा का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटाएगा तो इधर रूट आएगा, यानी कितना होगा 3/2। ठीक, 3/2, तो बी सी का मान कितना है, बी सी का मान है 15। आपको निकालना है आर पी या पी आर, तो देखिए ये कट जाएगा, 3 पंचे 15, क्रॉस गुना कीजिए तो पी आर का मान कितना होगा 5 दूनी 10, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 8 शेष प्राप्त हो। तो देखिए, तो क्या करेंगे, 70 में से पहले 5 घटा लीजिए, कितना बचेगा 65, फिर 125 में से 8 घटाइए तो ये बचेगा आपको कितना 117, कितना बचेगा 117। अब कहता है बड़ी से बड़ी संख्या, तो सबसे पहले क्या आप क्या कीजिए, इन दोनों का मौसो ले लीजिए। ठीक है, 65 और 117 का, तो यहाँ पे जो मौसो जो होगा ये कितना होगा 13। ठीक है, 13 हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन। कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से होते हुए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक परिवृत्त खींचा गया है। ठीक है, और कहता है त्रिभुज की भुजा की लंबाई, एक समबाहु त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से होते हुए, ठीक है, शीर्ष से होते हुए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक परिवृत्त, ठीक है, एक परिवृत्त जो है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक जो परिवृत्त खींचा गया है त्रिभुज की भुजा। अब देखिए परिवृत्त की जो त्रिज्या होता है क्या होता है a/√3। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या होता है a/√3, कितना दे दिया गया है 6, तो a बराबर क्या होगा 6√3, तो भुजा निकल गया कितना 6√3। चूँकि त्रिभुज समबाहु त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या होता है भुजा/√3, यहाँ से निकल गया बी ऑप्शन। यदि साइन a प्लस बी का मान 1 है, इसका मतलब है कितना साइन 90, इसका मतलब है a प्लस बी का मान 90। और देखिए cos a माइनस बी का मान है √3/2, यानी ये किसका है, तो ये जो है cos 30 का मान है, cos 30 का मान जो साइन 60 का मान होता है, तो यानी a माइनस बी का मान कितना है 30। तो यहाँ से आपका a का मान कितना निकल जाएगा 60, a का मान कितना निकल जाएगा, तो यहाँ से a का मान निकल जाएगा 60, ऑप्शन नंबर सी। कहता है कि -2 और 5 किस चतुर्थांश में स्थित हैं, तो देखिए -2 और 5 इसमें होता है प्लस प्लस, इसमें होता है माइनस प्लस, इसमें होता है माइनस माइनस, इसमें होता है प्लस माइनस। तो देखिए माइनस और प्लस ये तो द्वितीय में है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। कहता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार प्रदान किया, 39 का सी गोविंद राजन पद्मनाथन को। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रसिद्ध जैव रसायनज्ञ और बेंगलुरु स्थित जो भारतीय विज्ञान संस्थान के पूर्व निर्देशक गोविंद राजन पद्मनाभन को भारत का सर्वोच्च
जो है विज्ञान पुरस्कार, पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार प्रदान किया है। विज्ञान रत्न पुरस्कार उन जो है वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में आजीवन योगदान दिया है। 40 है कि हाल ही में खबरों में रही प्रधानमंत्री जीवन योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? 40 का ए, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। तो देखिए, प्रधानमंत्री जीवन योजना नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उन्नत जैव ईंधनों परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली प्रधानमंत्री जीवन योजना की जो है समय सीमा अब 5 वर्ष बढ़ाकर जो है 2028-29 कर दी गई। नेक्स्ट, कहता है कि क्रिकेट खेल को किस ओलंपिक खेलों में शामिल किए जाने की घोषणा की गई है? बी ऑप्शन, लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028। क्रिकेट खेल को लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028 से जो है ओलंपिक खेलों में शामिल की जाने की घोषणा की गई है। उसके बाद देखिए कि वर्ष 2024 का ओलंपिक फ्रांस पेरिस में आयोजित किया गया। पेरिस ओलंपिक्स में भारत ने 1 रजत, 5 कांस्य पदक प्राप्त किया तथा 71वें स्थान पर रहा है। ओलंपिक खेलों के इतिहास में क्रिकेट खेल को एकमात्र 1900 के पेरिस ओलंपिक में जो खेला गया था, जिसमें 4 टीमें ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड और बेल्जियम का नाम शामिल था, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन ने फाइनल में फ्रांस को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया था। नेक्स्ट, कहा कि हाल ही में भारत का कौन सा राज्य वित्त वर्ष 2024 में देश के कुल इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यात में 30% योगदान देकर इलेक्ट्रॉनिक सामानों का सबसे बड़ा निर्यात बनकर उभरा है? 42 का बी, तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु राज्य वित्त वर्ष 2024 में देश के कुल इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यात में 30% योगदान देकर इलेक्ट्रॉनिक जो है सामानों का सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने ऑल इंडिया गेम डेवलपर्स फोरम के सहयोग से एक नई डिजिटल जो है डिटॉक्स पहल की घोषणा की। कदा यूके सरकार द्वारा स्मार्ट जिला परियोजना किस भारतीय राज्य में लॉन्च किया गया है? ए ऑप्शन, तमिलनाडु। तो यूके सरकार द्वारा जिला परियोजना को तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है। यूके समर्थित स्मार्ट जो डिस्ट्रिक्ट परियोजना का उद्देश्य जिले भर में सेंसर तैनात करके पानी और अवशिष्ट प्रबंधन और पर्यावरणीय गुणवत्ता पर जो है विस्तारित वास्तविक समय डेटा एकत्र करके वैश्विक स्थिरता चुनौतियों का समाधान करना। हाल ही में चर्चा में रहे एंथूरियम महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? ए ऑप्शन, मिजोरम में। तो हाल ही में एंथूरियम महोत्सव मिजोरम में आयोजित किया गया है। प्रसिद्ध फूल एंथूरियम के नाम पर यह त्यौहार मनाया जाता है। काला घोड़ा कला महोत्सव बम्बई यानी महाराष्ट्र में मनाया जाता है। फिर है कि तवी महोत्सव, ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। चाम्या विल्लक्कू उत्सव केरल राज्य में मनाया जाता है, जिसमें पुरुष महिलाओं की तरह सजते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फरवरी 2024 में स्वास्थ्य प्रोन्नति के लिए किस भारतीय संस्थान को नेशनल मंडेला अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? सी ऑप्शन, यानी राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने फरवरी 2024 में स्वास्थ्य प्रोन्नति के लिए जो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य तंत्रिका और विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को नेल्सन मंडेला अवार्ड से जो सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। निमहंस। नेक्स्ट, कहा किस राज्य सरकार ने रत्नागिरी स्थित मेसोलिथिक युग के प्राचीन स्मारक को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? सी ऑप्शन, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र सरकार ने रत्नागिरी स्थित मेसोलिथिक युग के प्राचीन स्मारक को संरक्षित स्मारक घोषित किया। महाराष्ट्र सरकार ने जो है महाराष्ट्र प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1960 के तहत रत्नागिरी में जियोग्राफिक और जो है
पेट्रोग्लिफ को संरक्षित स्मारक घोषित किया है। जियोग्लिफ और पेट्रोग्लिफ प्राचीन कला के विभिन्न प्रकार के जो प्रकार हैं, दोनों में पृथ्वी की सतह या चट्टान की सतह पर छवियों या डिजाइनों का जो है निर्माण शामिल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार जो है गाया गया था। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन 1911। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार 1911 में जो गाया गया था। रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा जब बांग्ला में रचित जनगण मन हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया। राष्ट्रगान के गायन समय 52 सेकंड है तथा संक्षिप्त अवधि 20 सेकंड है। राष्ट्रगान 27 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन अध्यक्ष पंडित विशन नारायण धर में गाया गया था। फिर राष्ट्रगान रविंद्रनाथ ठाकुर ने 1912 में तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित की थी। फिर है कि राष्ट्रगान को 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग्स ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया गया। राष्ट्रगान के बैंड धुन को बनाने का श्रेय कैप्टन राम सिंह ठाकुर को है। फिर है कि संसद के सत्र की शुरुआत जनगण मन और सत्रावसान वंदे मातरम से होता है। कहता भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? बी ऑप्शन चार्ल्स विलिकिंस। तो देखिए भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विलिकिंस के द्वारा किया गया। सर विलियम जोन्स ने 1784 में दी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। प्राचीन भारत के दो महाकाव्य महाभारत और एवं रामायण है। महाभारत का प्राचीनतम नाम जय संहिता, यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। नकीम खां, अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फारसी अनुवाद किया। वह महाभारत का नाम जो है रजनामा रखा अकबर के शासनकाल में। अब देखिए भगवत पुराण का अनुवाद फारसी में टोडरमल ने किया। मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया माना गया, जो सर्वाधिक जो है मान्य अवधारणा है। फिर दारा सिकोह ने शर ए अकबर नाम से जो है उपनिषद का अनुवाद करवाया। 1791 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत जो है विद्यालय की स्थापना की। कहता उस अंग्रेज व्यक्ति का नाम क्या था जिसने भारत आने के बाद सेंट स्टीफन कॉलेज में दर्शन शास्त्र का अध्यापन किया और बाद में दीनबंधु के नाम से प्रसिद्ध हुआ? ए ऑप्शन C.F. एंड्रयूज। तो देखिए उस अंग्रेज व्यक्ति का नाम C.F. एंड्रयूज था, जिसने भारत आने के बाद जो सेंट स्टीफन कॉलेज में दर्शन शास्त्र का अध्यापन किया और बाद में दीनबंधु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जैसे देखिए दीनबंधु शेख मुजीबुर रहमान, देशबंधु चित्तरंजन दास, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुजी M.S. गोलवलकर और राजाजी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्पेरी, ये मेजर जनरल राजेंद्र सिंह। नेक्स्ट 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बी ऑप्शन JB कृपलानी। 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 में दिल्ली में हुई विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे। फैजपुर गांव में आयोजित होने वाले प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो कांग्रेस का 51वां संविधान 51वां अधिवेशन था 1937 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था 1931 में। 1885 में जो है कांग्रेस का जो अध्यक्ष था वो उमेश चंद्र बनर्जी, यह मुंबई में हुआ था। 1887 में कांग्रेस का अध्यक्ष जो है बदरुद्दीन तैयब जी, ये मद्रास में हुआ था। 1888 कलकत्ता अधिवेशन, इसमें जॉर्ज यूले कांग्रेस का अध्यक्ष। फिर 1896 कलकत्ता में हुआ था, इसका अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी था। फिर 1917 कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, यहाँ पे श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस का अध्यक्ष। 1923
ये जो है विशेष अधिवेशन दिल्ली में, और इसके अध्यक्ष अब्दुल कलाम आज़ाद। फिर कहा था भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसने पेश किया? सी ऑप्शन, लॉर्ड लिटन। तो भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम लॉर्ड लिटन ने पेश किया। 1878 में लिटन ने भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया। फिर है कि पाइनियर अखबार ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 को समर्थन किया। लिटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना में सहयोग किया। लिटन ने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में 1878 में एक अकाल आयोग का गठन किया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी। लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन 1915 में हिस्सा लिया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने की थी। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 के वुड डिस्पैच को लागू किया। नेक्स्ट कहता कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में और सहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था? 52 का सी, कलकत्ता अधिवेशन। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में और सहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था। 1920 में कांग्रेस ने पहले कलकत्ता अधिवेशन में और फिर नागपुर में 1920 के अंत में गांधी जी के नेतृत्व में सरकार के विरुद्ध संघर्ष की एक नई योजना स्वीकार की। रॉलेट एक्ट व जालियांवाला बाग हत्याकांड के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किए हैं। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में की है। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट तथा बिपिन चंद्र पाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, अतः उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। फिर कि लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुए कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान अपना केसर-ए-हिंद पदक लौटा दिया। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन कौन से रंग थे? 53 का सी, लाल, हरा, पीला। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में लाल, हरा, पीला रंग था। 1906 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन किया गया। 1906 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम औपचारिक रूप से स्वराज का झंडा फहराया था। ब्रिटिश सरकार ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी। फिर 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन को विधिवत घोषणा कर दी। फिर है कि स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए एवं बंगाल एक है आदि नारे लगाए गए। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में 16 अक्टूबर 1905 को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। बंगाल विभाजन के प्रस्ताव के विरुद्ध में जब बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका के 13 जुलाई 1905 के अंक में सर्वप्रथम सुझाव दिए थे कि लोगों को सारे ब्रिटिश माल का बहिष्कार करना चाहिए और शोक मनाना चाहिए तथा सरकारी अधिकारियों एवं सरकारी संस्थाओं के सभी संपर्क तोड़ लेने चाहिए। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण बंगाल विभाजन था। आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत जो किसकी कृति है? सी ऑप्शन, कालिदास। सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत जो है कालिदास की कृति है। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक नारायण पंडित हैं। फिर नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि हैं। अर्थशास्त्र की पुस्तक के लेखक चाणक्य है। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट हैं। फिर 10 कुमार चरितम दंडी द्वारा प्रणीत संस्कृत जो गद्य काव्य है। फिर गोदान जो है ये मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक है। पंच सिद्धांतिका जो है भारत के प्राचीन जो है खगोल शास्त्री ज्योतिषाचार्य वारामिहिर का एक ग्रंथ है। फिर कि मत विलास जो है प्रहसन महेंद्र वर्मन की रचना है।
स्वराज कहता है कि स्वेज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई थी? 55 का होगा ए मिस्र। तो देखिए स्वेज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मिस्र देश में बनाई गई थी। स्वेज नहर मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। स्वेज नहर का निर्माण कार्य 1854 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्दिनांद दी लेपेस को सौंपा गया था। स्वेज नहर का निर्माण कार्य पूर्ण 1869 में हुआ है। स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार को पोर्ट सईद तथा दक्षिण प्रवेश द्वार को जो पोर्ट स्वेज कहते हैं। स्वेज नहर को लेकर यूके और मिस्र के बीच 1956 में युद्ध हुआ था। 1956 में मिस्र द्वारा इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया। पनामा नहर का निर्माण 1914 में हुआ। पनामा नहर के दोनों मुहानों पर 3-3 जो है जलपाश पद्धति का प्रयोग किया गया। जलपाश पद्धति जो है नदी, नहर या झील के जलमार्ग में जल के विभिन्न स्तरों के बीच नौकाओं के ऊपर उठाने और नीचे उतरने की एक युक्ति है। फिर है कि यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे? जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित थे। 56 का होगा बी, यानी बुतरस घाली। तो देखिए यूएनए के बुतरस घाली पहले महासचिव थे जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है। यूएन के सचिवालय का प्रमुख महासचिव होते हैं। महासचिव को महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर 5 वर्षों की अवधि के लिए चुनाव किया जाता है और पुनः चुना जा सकता है। यूएन के घोषणा पत्र के अनुसार महासचिव संगठन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। ड्रैग हैमरशोल्ड पहला महासचिव थे जिन्होंने हवाई दुर्घटना में 1961 में मृत्यु हुआ। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। यूएनओ की संस्थापक सदस्य देशों की संख्या 51 थी। विश्व की लघु संसद महासभा को कहा जाता है। दुनिया का पुलिस मैन सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। कहता कौन सी उन 3 नदियों में से एक नहीं है जिनका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? 57 का सी, गोदावरी। तो गोदावरी 3 नदियों में से एक नहीं है जिनका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी यानी 1465 किलोमीटर है। फिर है कि यह नदी महाराष्ट्र में मुंबई के निकट नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती हैं और दक्षिण मध्य भारत को पार कर जो है दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियां मिलती हैं जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, वेनगंगा, इंद्रावती आदि। गोदावरी नदी को बड़े आकार और विस्तार के कारण दक्षिणी गंगा एवं वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। सिंधु तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जो है सानोख्य बाब हिमनद से निकलती हैं। इसकी सहायक नदी सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास आदि है। गंगा नदी भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का जो सम्मिलित नाम है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जो चेम युंग डुंग हिमानी से निकलता है। इसकी सहायक नदी दिबांग, लोहित, कामेंग, सुबनसिरी आदि है। फिर है भारत का पहला पोशाक संग्रहालय किस राज्य में है? ए ऑप्शन, गोवा। तो भारत का पहला पोशाक संग्रहालय गोवा में स्थित है। आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1818 में कलकत्ता के जो समीप फोर्ट ग्लास्टर में की गई, किंतु यह असफल रही। भारत में सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना 1854 बॉम्बे में जो है कवासजी जो है डावर द्वारा खोला गया, जिसमें 1856 में उत्पादन प्रारंभ हुआ। मुंबई को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से जाना जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से कृषि जो है, रेलवे, सेना, वस्त्र उद्योग आदि महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। 59 कहता भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? बी ऑप्शन,
बैरन द्वीप। तो भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम बैरन द्वीप है। भारत के अंडमान द्वीप समूह में निम्नलिखित ज्वालामुखी पाए जाते हैं। जैसे देखिए बैरन, ठीक है, बैरन की यदि बात करें तो अंडमान सागर स्थित यह ज्वालामुखी दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। फिर है कि नौरकोंडम, यह भी अंडमान सागर में स्थित एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। फिर है बारातांग, यह प्रशांत श्रेणी का एक प्रकार का जो है कीचड़ युक्त ज्वालामुखी है। 2016 में भारत के अंडमान निकोबार क्षेत्र में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन में पुनः विस्फोटक उद्गार देखने को मिले हैं। रॉस द्वीप का परिवर्तित नाम जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है। नील नदी का परिवर्तित नाम शहीद द्वीप है। और हेवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम स्वराज द्वीप है। हेवलॉक का स्वराज और नदी द्वीप का है शहीद द्वीप। नील द्वीप का परिवर्तित नाम है शहीद द्वीप और हेवलॉक का है स्वराज द्वीप। उत्तर सेंटिनल द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान द्वीप समूह का एक द्वीप है। फिर है कि भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थलाकृतियों, उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है। भौतिक जो है ये भूगोल की भू आकृति विज्ञान शाखा स्थलाकृतियों, उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है। स्थलाकृति विज्ञान धरातल के विभिन्न स्थल रूपों का अध्ययन। जैव भूगोल वनस्पति भूगोल एवं जंतु भूगोल का विस्तृत अध्ययन। मृदा भूगोल विभिन्न प्रकार की मिट्टियों, उनका वितरण का अध्ययन किया जाता है। निर्विशेष भूगोल मानव समूह के शरीर की जो विविध रचना, रंग, उनके भूतल पर विस्तार, विकास आदि का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल की विभिन्न जो है उपशाखाएं हैं, जैसे कृषि भूगोल, वाणिज्य भूगोल, संसाधन भूगोल, परिवहन भूगोल और विनिर्माण उद्योग। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा निर्मित विभिन्न पैटर्न कहलाते हैं। ए ऑप्शन नक्षत्र। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा निर्मित विभिन्न पैटर्न नक्षत्र कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा मान्यता प्राप्त कुल 88 आधुनिक तारा नक्षत्र मंडल हैं। उदाहरण कहता एपस, हरक्यूलिस, ओरियन, मरकस आदि। आकाश में अनगिनत चमकदार पिंडों को खगोलीय पिंड कहते हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह। जो खगोलीय पिंड अपना प्रकाश और उष्मा विसर्जित करता है उसे तारा कहते हैं। जो खगोलीय पिंड किसी ग्रह का चक्कर लगाते हैं उसे उपग्रह कहते हैं। किस अवधि को भारत में स्वर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है? बी ऑप्शन 1991 से 2003 को। 1991 से 2003 अवधि को भारत में स्वर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। स्वर्ण क्रांति के जनक निरपक जो है टूडेज को कहा जाता है। बागवानी, शहद और फलों के उत्पादन को स्वर्ण क्रांति में चिन्हित किया गया। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, स्वर्ण क्रांति बागवानी, भूरी क्रांति चमड़ा, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना और बादामी क्रांति ये मसालों उत्पादन। देखिए कहता है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण को जल में डुबा दिया जाता है तो फोकस दूरी। तो देखिए यदि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण को जल में डुबो दिया जाए तो फोकस दूरी बढ़ेगी। यदि एक लेंस जिसका अपवर्तनांक म्यूजी है, अपवर्तनांक वाले किसी द्रव में डुबाए जाए एवं द्रव में उसकी फोकस दूरी f1 हो तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे FE/FG/FA ये होता है AU म्यूजी, A म्यूजी -1 E म्यूजी -1। यानी यदि म्यूजी ग्रेटर देन तब एवं FA के चिन्ह समान होंगे। ठीक है, FA के चिन्ह क्या होंगे? समान होंगे। अब देखिए एवं FA ग्रेटर देन क्या होगा? FA, अर्थात लेंस की प्रकृति अपरिवर्तित रहेगी किंतु फोकस दूरी बढ़ेगी। कहता है कि निम्नलिखित समीकरण एक रेडॉक्स जो अभिक्रिया का उदाहरण है जिसमें Cl2 एक उपचायक है और FeBr3 एक अपचायक है। कहता है इस रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए कथनों में से कौन सा एक गलत है? 64 का बी हो जाएगा।
यानी अपचायक इलेक्ट्रॉनों का या तो लाभ पाते हैं या लाभ पाते प्रतीत होते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन की क्षति को ऑक्सीकरण कहा जाता है। ऑक्सीकरण में संयोजकता बढ़ जाता है और ऑक्सीजन से संयोग होता है। विद्युत ऋणात्मक तत्व या आयन के साथ संयोग होता है तथा हाइड्रोजन की संख्या में कमी होती है। अवकरण में संयोजकता घट जाता है, हाइड्रोजन से संयोग होता है, ऑक्सीजन की संख्या घट जाती है, विद्युत धनात्मक तत्व की संख्या में वृद्धि होती है। कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक है? बी ऑप्शन, स्टार्च। तो कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च हमारे भोजन का मुख्य घटक है। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य है ऑक्सीजन द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरी करना, शरीर में भोजन संचय की तरह कार्य करना, विटामिन सी का निर्माण करना, न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करना, जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण करना। फिर चुंबकीय कंपास में क्या होता है? सी ऑप्शन, यानी एल्युमिनियम के एक सूचक से जुड़ा एक छोटा चुंबक। तो देखिए, चुंबकीय कंपास में एल्युमिनियम के एक सूचक यानी पॉइंटर से जुड़ा एक छोटा चुंबक होता है। चुंबकीय कंपास द्वारा दिशा ज्ञात करना सरल है। चुंबक की स्वतंत्रता पूर्वक लटकने पर वह उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर रहता है। चुंबक वह पदार्थ है जो लौह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पे राइट आंसर नेक्स्ट कहता है, एक लवण को पानी में घोला जाता है। इस लवण के विलयन का पीएच एक सार्वत्रिक सूचक पत्र से मापा जाता है। यदि विलयन का पीएच 7 से अधिक है तो लवण के खाली स्थान होने की संभावना सर्वाधिक है। तो 67 का होगा बी, K2CO3। तो एक लवण को पानी में घोला जाता है और इस लवण के विलयन का पीएच एक सार्वत्रिक सूचक जो है पत्र से मापा जाता है। यदि विलयन का पीएच 7 से अधिक है तो लवण के K2CO3 होने की संभावना है। पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 के लवण क्षारीय प्रकृति के होते हैं। पोटेशियम कार्बोनेट जो है अग्नि प्रतिरोधी पदार्थ है। NH4Cl अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। Na2SO4 अम्लीय प्रकृति के होते हैं। KCl अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कहता उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसके माध्यम से कोशिका झिल्ली में गैसीय विनिमय होता है। सी, विसरण। तो विसरण प्रक्रिया के माध्यम से कोशिका झिल्ली में गैसीय विनिमय होता है। दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांग मिश्रण बनाने की क्रिया को विसरण कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण से विसरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और न ही उत्प्लावकता को कोई प्रभाव पड़ता है। कहता मूल रोमों द्वारा जल के अणुओं का अवशोषण प्राशरण द्वारा होता है। पादप के विभिन्न अंग प्राशरण के द्वारा स्फीत रहते हैं। पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए ऑप्शन, यानी हरे पौधे पत्तियों पर पड़ने वाली सौर ऊर्जा में से लगभग 10% को अवशोषित करते हैं। 69, हरे पौधे पत्तियों पर पड़ने वाली और ऊर्जा में लगभग 10% को अवशोषित करते हैं। यह कथन गलत है। हरे पौधे पत्तियों पर पड़ने वाली और ऊर्जा में से लगभग 1% को अवशोषित करते हैं। पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ओडम ने 1963 में एक प्रारूपिक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह को समझने के लिए डिब्बों और नलिकाओं पर मॉडल उपयोग किया है। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में ऊर्जा का प्रवेश जो प्रकाश स्वपोषी पादपों के माध्यम से सूर्य की विकिरण ऊर्जा के रूप में जो हरी पत्तियों में उपस्थित पर्णहरित अणुओं द्वारा अवशोषण से होता है। किसी क्षेत्र में जो है स्वपोषित प्राथमिक उत्पादक हरे पौधे द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र में प्रति इकाई समय में सकल संचित ऊर्जा की मात्रा को पारिस्थितिकी उत्पादकता कहा जाता है। नेक्स्ट है कि कौन सा वृक्क नलिकाओं के अस्तर और लार ग्रंथियों की वाहिनिकाओं का निर्माण करता है? 70 का सी, यानी घनाभाकार उपकला। घनाभाकार उपकला वृक्क नलिकाओं के अस्तर और लार ग्रंथियों की वाहिनियों का निर्माण करता है। कोशिकाओं की
कोशिकाओं की व्यवस्था के आधार पर जो है घनाभाकार उपकला की को दो भागों में बांटा गया है। सामान्य घनाकार एपिथीलियम, इसका मुख्य कार्य श्रवण, अवशोषण तथा उत्सर्जन है। ये वृक्क नलिकाओं, श्वासनिकाओं तथा ग्रंथि नलिकाओं जैसे थायराइड ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, लार ग्रंथि, अग्नाशय तथा जो है यकृत आदि में पाए जाते हैं। फिर स्तरित घनाभाकार एपिथीलियम, ये मुख्यतः स्त्रियों के मूत्रमार्ग तथा गुदा नाल आदि में पाए जाते हैं। सल्की एपिथेलियम फेफड़े के वायुकोश, रुधिर वाहिनियों के चारों तरफ तथा देह गुहा आदि की सतहों पर पाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।